हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस स्टॉक्स के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, ये कोई छुपा हुआ स्टॉक्स नहीं है, ये कोई छुपा हुआ शेयर नहीं है, लेकिन इसको आप एक छुपा हुआ रुस्तम ज़रूर कह सकते हैं। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वो वेल नोन हैं और हम सब जो हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है किसमें, केबल्स एंड वायर्स में। कंपनी की बात करें, साथ ही कंपनी की काफ़ी वाइड रेंज है कंज्यूमर इलेक्ट्रिक के प्रोडक्ट में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटोज़ में फैंस हैं और स्विच गियर, एलईडी लाइट्स और सोलर इन्वर्टर, और साथ ही जो है ये कंपनी पंप भी बनाती है। तो कंपनी की काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ है और कंपनी जो है सारे प्रोडक्ट का निर्माण करती है। अब कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि कंपनी जो है कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में, और कंपनी की अगर टोटल एम्प्लॉयज़ की बात करें तो कंपनी के पास अभी 11,800 प्लस जो है कंपनी के पास टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। और साथ ही कंपनी की अगर लीडरशिप की बात की जाए तो 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो कि 7 यानी कि 7 लोकेशन पर अभी अवेलेबल हैं। उन 7 में से जो है 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो कंपनी की हैं वो एफएमईजी प्रोडक्ट पर जो है, एफएमईजी ये एफएमसीजी वाला नहीं है, ये जो है एफएमईजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स प्रोडक्ट, यानी कि 4 फैसिलिटीज़ जो हैं वो एफएमईजी प्रोडक्ट में कंपनी की अभी मौजूद हैं। साथ ही कंपनी की अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो कंपनी के पास जो है हाईएस्ट मार्केट शेयर है कंपनी के पास। कंपनी का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको ऊपर ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे कंपनी जो है हाईएस्ट मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है 21% का। और ये मार्केट शेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ जो है वायर्स एंड केबल के अंदर। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको जो देखने को मिलेगा वो है एंकर का, जिसके पास 11% है, और साथ ही आपको फिनोलेक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसके पास 7% है, और हेवल्स के पास 7% है, केईआई के पास जो है 6% का है, वी-गार्ड 2% रखता है, और अदर के पास जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है तो इसमें अदर के पास जो है 46% का यहाँ पे मार्केट शेयर्स है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की, यानी ग्लोबल प्रेजेंस की, तो ये कंपनी जो है 55 प्लस कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट करती है। अब इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल कैपेक्स, यानी कि लास्ट ईयर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है 100 लाख रुपए का जो है बजट पास किया गया है, और जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 34.5 जो है ये खर्च किया जाएगा, जिस वजह से काफ़ी डिमांड बढ़ेगी वायर्स की, केबल्स की और अदर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की, जिस वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात यहाँ पर कर लेते हैं, जिसका नाम है पॉलिसी रिफॉर्म्स। इसका मतलब ये होता है, पॉलिसी रिफॉर्म्स का मतलब ये हो गया कि कंपनी को जो गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई स्कीम जो आएगी उससे जो है कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट का एम है कि इंडिया को जो है लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक का जो है हब बनाया जाए। और साथ ही लास्ट फाइनल ईयर्स में इन ऐसी कंपनियों के लिए 2 लाख करोड़ का जो है बजट जो है अनाउंस किया गया था, जिस वजह से ये जो कंपनी है इसकी नेक्स्ट 5 ईयर में, आने वाले 5 सालों में जो इसका प्रोडक्शन है वो 500 बिलियन की रफ्तार से जो है आगे बढ़ने वाला है, और इसी हिसाब से जो है कंपनी जो है अपनी सेल्स को आगे इंक्रीज़ करने वाली है। साथ ही कंपनी जो वर्क कंटिन्यू करती जा रही है वो ग्रीन वायर, सोलर एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस कंपनी करती हुई जा रही है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ग्रोथ किस हिसाब से हमको मिलने वाली है, यानी कि इसकी जो ग्रोथ है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये जो है कंपनी आगे क्या कर रही है। तो सबसे पहले पॉइंट की मैं आपको बात करता हूं, तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ लेड बाय डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी जो है अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट जो है लॉन्च करती जा रही है, जिससे कि जो इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो सके। इससे हो क्या रहा है, इससे इनको ये बेनिफिट हो रहा है कि इनके जो डीलर्स हैं उनकी जो तादाद है, उनकी जो संख्या है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, यानी जो इनकी जो प्रॉफिट कमाने वाली जो इनकी रफ्तार है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि जो इनकी लागत लगती है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, जो इनकी जो कॉस्ट लगती है उसको जो है ये कंटिन्यूसली जो है डिक्रीज़ करती हुई जा रही है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसको जो है कंपनी जो है अपनी मजबूत करती हुई जा रही है। यदि कंपनी के प्रोडक्ट में कॉस्ट जो है कम लगेगी तो इससे जो क्या होगा, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें जो है काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसमें हमको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एनहेंसिंग ब्रांड रिकॉल, यानी कि आईपीएल के दौरान कंपनी जो है कंटिन्यूसली कंपनी जो है अपने ब्रांड का जो है एडवर्टाइजमेंट जो है करती जा रही है, और साथ ही कंपनी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर भी जो है लगातार प्रमोशन अपना करती हुई जा रही है। अगला पॉइंट है वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूटर की जो संख्या है उसको कंपनी जो है लगातार बढ़ाती हुई जा रही है, जिससे कि इनका जो है अदर कंपनी के जो कंपैरिजन में इनका जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा कैप्चर कर सकें और अदर कंपनी के मार्केट शेयर को ये जो है गिरा सकें। डिस्ट्रीब्यूटर की अगर संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो इनका जो है बिजनेस वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा,
इसी वजह से इस शेयर्स के अंदर आगे चल के हमको ग्रोथ मिलेगी, ये तय है। अब बात करते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप की। तो रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस सेक्टर से कंपनी का जो रेवेन्यू जो जनरेट करती है कंपनी, वो करती है 59.8% का। और वहीं अगर B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ से कंपनी जो है अपना जो है 40.2% के आसपास जो है वो रेवेन्यू जो है जनरेट करती है। और साथ ही अगर हम रेवेन्यू सेगमेंटल ब्रेकअप की बात करते हैं तो कंपनी का वायर एंड केबल्स के सेगमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है 188% का। और साथ ही FMEG सेक्टर से जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है वो करती है 11.5%। और साथ ही कॉपर एंड अदर से जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है 7.5 का। साथ ही आपको कंपनी के फाइनेंशियल रेशोज के बारे में बता दूं तो कंपनी का जो अभी फिलहाल की कंडीशन में फाइनेंशियल रेशो देखने को मिलता है वो बिल्कुल डेप्ट फ्री है, यानी कि 0.5 से भी कम जो है कंपनी का इस समय डेप्ट है। तो इस तरह से ये एक डेप्ट फ्री कंपनी मानी जाएगी। और साथ ही कंपनी का जो करंट रेशो चल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, 2.5 से भी ज़्यादा कंपनी का जो करंट रेशो अभी हमको देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, यदि कंपनी के पास लाइबिलिटी जो 1 रुपये की होती है तो उसके बदले में कंपनी के पास जो एसिड पड़ा हुआ है वो 2.5 रुपये का है। इसको कंपनी का रेशो माना जाता है। बाकी एक बात और कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो ये फ्यूचर आउटलुक है ये जो है कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में से लिया जाता है। ये मैं कोई अपनी तरफ से कंपनी के फ्यूचर के बारे में नहीं बताता हूँ कि कंपनी जो है 5 साल में कहाँ पर जाएगी, ये बताते हैं कंपनी के मैनेजमेंट। कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा जो बताया जाता है वही मैं आप लोगों तक बताता हूँ, वही चीज़ को मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। तो कई लोग इसको मजाक में ले लेते हैं और कहते हैं कि ये जो है एनालाइज करता है 5 साल के बाद इतना होगा, 10 साल के बाद इतना होगा। तो ये जो कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं इनका जो फ्यूचर जो आउटलुक जो इनकी रिपोर्ट निकल के आती है, ये डेटा जो है हम वहीं से कवर्स करके आप लोगों तक पहुँचाते हैं। अगर आप लोग चाहो तो फ्यूचर आउटलुक में जाके ऑडिट रिपोर्ट में जाके ये सारा डेटा जो है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, जिसमें कि कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा बताया गया है कि कंपनी की 2026 में जो है सेल्स हो जाएगी 2 लाख मिलियन की। ये करोड़ में नहीं है, मिलियन में आपको बता रहा हूँ। 2 लाख मिलियन की करोड़ का अनुमान जो है 2026 तक कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा जो है इसकी सेल्स का लगाया जा रहा है। अब कंपनी के जो मैनेजमेंट है जिन्होंने ये सेल्स जो है डिसाइड की है, इसके अकॉर्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा जंप आ सकता है कंपनी के सेल्स में। अगर आप इसको प्रतिशत में मान के चलते हैं तो 7 से 8% से ज़्यादा जो है जंप आ सकता है कंपनी की सेल्स में। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाएगा कंपनीज़ के लिए। यदि सेल्स ग्रोथ जो है 17-18% से अगर बढ़ती है तो पैट कितना गुना हो जाएगा? इसका जो पैट है वो जो है 2026 में 51% से जो है इंक्रीज़ करने वाला है। अगर हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका 13% के हिसाब से भी मानकर अगर चलते हैं तो। और साथ ही जो इसकी EPS ग्रोथ है वो बढ़ेगी 50% से, यानी कि 50% से जो है इसकी EPS ग्रोथ आगे चलकर बढ़ने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाएगा कंपनी के लिए। अब कंपनी के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये 50% आता है। अगर हम इसको 50% ना लेके चलें, अगर इसको हम 40% भी अगर लेकर चलते हैं, तो यदि हम 40% भी अगर लेके चलते हैं तो जिससे के हिसाब से कंपनी का EPS हो जाता है 2026 में 317 रुपये का। और अभी की करंट अगर इसके पी की बात करें तो इसका पी जो चल रहा है वो चल रहा है 34-35 के आसपास का। जबकि अदर कंपनी जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं उनका पी अगर इसके मुकाबले में देखा जाए तो वो 100 को भी क्रॉस कर चुका है। तो उन कंपनीज़ के कंपैरिजन में इसका पी जो है 30 से 35 की लाइन में ही अभी हमको देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है इस कंपनी को ग्रैब करने का। तो इस पी के लिहाज से अगर हम इसको जो है इसके पीस को, इसका जो पी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो EPS निकल के आएगा 317 रुपये का 2026 में। तो अगर हम इसको 317 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके करंट पी से भी, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 10,778 रुपये की। यानी कि 2026 में इसका प्राइस जो है 10,778 रुपये तक जा सकता है। और वो भी कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है 50% के हिसाब से, जबकि हम इसको लेकर चल रहे हैं 40% के हिसाब से। अभी अगर इसका करंट प्राइस आप देखेंगे तो मेरे ख्याल 2200, 2150 के आसपास में ही चल रहा है। तो यहाँ से अगर इस लिहाज से इसको देखते हैं तो 5.5 गुना से भी ज़्यादा जो है अभी हमको इसमें जो है प्रॉफिटेबिलिटी इसमें नज़र आती है। और इसी तरह से जो मैनेजमेंट ने बताया है 50% जो इसका EPS बढ़ने वाला है 50%, तो अगर 50% इसका EPS बढ़ेगा तो इसका जो EPS 2026 में इसी तरह से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। अगर मैं टोटल वीडियो का कैलकुलेशन करके निकालने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप खुद इसको जो है एनालाइज कर सकते हैं। 448 रुपये का 2026 में इसका EPS हमको देखने को मिल जाएगा। और उस हिसाब से अगर करंट पी को अगर 448 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इसकी वैल्यू निकल के आती है वो 15,232 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो ये मैनेजमेंट के द्वारा बताई गई कमेंट्री मैं आपको बता रहा हूँ। मैनेजमेंट के द्वारा जो आउटलुक जो उन्होंने दिया है वहाँ पे इसकी वैल्यू 2026 में 15,000 रुपये को भी क्रॉस कर सकती है। और ये फ्रेंड्स हमने अभी करंट पी के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 34 के हिसाब से। अगर गलती से भी ये 50 का पी हो गया या 60 का या 100 का हो गया तो आप देखिए कि इसकी वैल्यू जो है कितनी ज़्यादा आगे हमको निकल के देखने को आने वाली है। मतलब इसका वैल्यू अगर 50 या 60
70-80 तक चला जाता है, तो आप इसको अगर करंट ईपीएस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यूएशन हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। तो हाई ग्रोथ कंपनी है, ऐसी कंपनियों में मौका गंवाना नहीं चाहिए। मेरी मानिए, आप इसको करंट मार्केट प्राइस में भी, यदि आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो आप इसको पकड़ के चलिए। मैनेजमेंट की कमेंट्री की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो हमको आज तक के जितने भी मैनेजमेंट की कमेंट्री देखने को मिली है उसमें से 10 में से 8 कंपनी जो है पास हो जाती हैं। आप ये मान के चलिए 2 कंपनी फेल भी हो जाती हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखकर चलना है। लेकिन जैसा कि इसके मैनेजमेंट द्वारा इसके आने वाले 5 सालों की जो हमको इसका जो आउटलुक देखने को मिलता है, तो इसमें जिस हिसाब से इसकी मैंने आपको ग्रोथ बताई, जिस हिसाब से इसके प्रोडक्ट बताए, तो इसमें जो है हमको जो है कहीं भी कमी नज़र नहीं आ रही है। आप इसमें बिना डरे इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जगह देकर चल सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ जो भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि हम ऐसी ही जानकारी आप लोगों तक आगे चलकर ला सकें। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी भाई का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।